तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है, वो सभी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने का काम कर रहा है। तो जुड़ जाइए, बने रहिए इस चैनल के साथ साथ, ताकि एक बेहतर तैयारी ये चैनल आपको करा करके देगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको क्या आ रहा है आपका कि कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला राज्य बन गया है। देख लीजिए, ई कैबिनेट प्रणाली कह रहा है मित्रों। जी हाँ, ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। यानी ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा राज्य बन गया। जी हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। और चारों यानी कि ये चारों ई कैबिनेट प्रणाली वाला जो है कौन कौन बना, उसके बारे में समझिए, ठीक है ना। तो देखिए, ई कैबिनेट प्रणाली हो गया, क्या होगा? ई कैबिनेट प्रणाली जो है, प्रणाली क्या है समझिएगा, जो कि चौथा राज्य अभी बन गया। कितना राज्य बन गया है? चौथा राज्य। तो बोलिएगा सर ई कैबिनेट प्रणाली है क्या? तो ई कैबिनेट प्रणाली का मतलब होता है मित्रों कि सभी अपना काम काजों को यानी कि पेपर रहित बना देना, यानी कि पेपर लेस बना देना, याद रखेगा। यानी कि इसका मतलब होता है मित्रों, ई कैबिनेट प्रणाली का अर्थ होता है यानी कि पेपर लेस, क्या होना? पेपर लेस जो है कैबिनेट का संचालन करना, पेपर लेस कैबिनेट संचालन करना। मतलब जो भी होगा मित्रों, इनके बीच में आपको क्या नहीं मिलने वाला है, इनके बीच में आपको पेपर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, याद रखेगा, ठीक है ना। यानी कि बोलिएगा सर जितना भी कामकाज होगा वो आपका डिजिटली हो जाएगा। क्या होगा? डिजिटली हो जाएगा। जो भी काम वह जो है सॉफ्टवेयर के आधार पर होगा, याद रखेगा। किसके आधार पर? सॉफ्टवेयर के आधार पर होगा। और ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? तो पहला राज्य समझिएगा ना, पहला राज्य जो बना था उनका नाम है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। दूसरा जो है मित्रों उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तीसरा जो है बात किया जाए आपका तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और जो अभी चौथा बन गया ना मित्रों, उनका नाम है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है। यानी कि त्रिपुरा वैसा जो है राज्य बन गया है जो कि ई कैबिनेट प्रणाली को क्या किया? लागू करने वाला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्रिपुरा। आइए हम त्रिपुरा के बारे में समझते हैं। तो त्रिपुरा की बात किया जाए मित्रों तो जल्दी छाप दीजिए आप, त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा का राजधानी तो सबको पता है कि अगरतला है सर। क्या है? अगरतला है। अब भारत का जो है एक पूर्वोत्तर राज्य है। कैसा है? पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर राज्य है, ये भी जान लीजिए। और ये 7 सिस्टर के थी आते हैं। यहाँ सरकार किसका है सर? तो यहाँ का जो सीएम है वो मनिक शाह। कौन है? मनिक शाह यहाँ का सीएम है। और गवर्नर की बात किया जाए मित्रों तो गवर्नर यहाँ पर आचार्य जो है, आचार्य यानी कि सत्यदेव आचार्य है, याद रखेगा। सत्यदेव नारायण आचार्य यहाँ का क्या है? आपका गवर्नर है। सत्यदेव नारायण आचार्य यहाँ का क्या है? गवर्नर है, याद रखेगा मित्रों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बोलिएगा सर ये चीजें जो प्रणाली जो शुरू किया गया है किसकी मदद से? तो ये भी लिख सकते हैं आप एडीबी की मदद से। किसके? एडीबी ने इन्होंने 160 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 160 करोड़ रुपये की मदद से जो है ये लागू करने का काम किया। एडीबी वही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जल्दी छाप दीजिए। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय सबको पता है मनीला। क्या है? मनीला सबको पता है मित्रों। मनीला जो है आपका एशियन कंट्री है। क्या है?
आसियान कंट्री है, यानी कि फिलीपींस है, याद रखेगा, जिसकी स्थापना, इसका एडीबी का स्थापना 1966 में। थोड़ा तबीयत खराब है मित्रों, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, ये देख रहे हैं, ये मनिक शाह जी है। ये कौन है? मनिक शाह जी हैं। यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमने अब पेपरलेस कर दिया, हमने पेपरलेस कर दिया है। अब यहाँ पर जो संचालन होगा वो ई कैबिनेट का संचालन डिजिटली रूप से होगा। क्या होगा? डिजिटली रूप से होगा, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, आपके समक्ष है। किस कंपनी ने एमएस धोनी को जियो मार्ट के लिए अपना ब्रांड आविष्कार, देखिए एमएस धोनी साहब है, धोनी साहब को कौन नहीं जानता, धोनी साहब को तो बच्चा बच्चा जानता है। जिस समय पूरा एकदम बाल दाढ़ी एकदम बना के आया, बढ़ा करके आया एमएस धोनी। जब क्रिकेटर में गया, क्रिकेट में खेलने के लिए गया था, बोला ये कौन नाम है, कैसा नाम है? धोनी। जिस समय सुना था, मतलब उस समय बोला कैसा नाम है? धोनी। ये तो बाल एकदम नया नया डिजाइन करके लेके आया था, मतलब इतना बड़ा बड़ा करके लेके आया। और ये मतलब सोच रहे हैं ना, जिनका नाम उस समय जो है लोग को मन में जिस समय सुना था आश्चर्यचकित हो जाता था, और आज ऐसा जो है इतिहास रच दिया है धोनी, क्योंकि बच्चा से लेकर बूढ़ों तक सभी के जवान पे मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, याद रखेगा, एमएस धोनी, एमएस धोनी, यानी कि एमएस धोनी, यानी कि ये क्रिकेटर है। क्या है? सब लोग को पता है, क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेटर हैं। और ये जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये क्या ले लिए हैं? सिर्फ आईपीएल छोड़ के, याद रखेगा, सभी प्रारूपों से ये संन्यास ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? संन्यास ले लिए हैं, याद रखिएगा, संन्यास ले लिए हैं। वही बात किया जाए आपका, इनको अभी हाल ही में जो है जियो मार्ट के द्वारा, किसको? जियो मार्ट। जियो मार्ट क्या है जी, याद रखेगा, जियो मार्ट जो है कंपनी है। कैसा कंपनी है मित्रों? तो रिटेल कंपनी है। किसका है? तो रिलायंस का। किसका है? तो रिलायंस का जो है, और इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। क्या? ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर इसे बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर इसे बना दिया, अर्थात इनको नियुक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? रिलायंस। क्या हो जाएगा? रिलायंस इज द राइट आंसर, रिलायंस इज द राइट आंसर, याद रखेगा। तो एमएस धोनी। अमेजन आपको पता है ना, ये भी क्या है आपका मित्रों? बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका सीईओ का जो है नाम है, इनके सीईओ का नाम क्या है? जेफ बेजोस, याद रखिए। क्या है? जेफ बेजोस जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट है आपका, वॉलमार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। फ्लिपकार्ट वगैरह के जो हमें तो ये सब लॉजिस्टिक कंपनी है ना, लॉजिस्टिक कंपनी है, चीजें जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एमएस धोनी। एमएस धोनी यानी कि रिलायंस का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये है आपका, देख रहे हैं ना, ये बब्बर शेर क्रिकेट का है ना। जियो मार्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है, इसमें आपको 0.7 सेकंड का लगभग आपको दिखाया जाएगा, विज्ञापन दिखाता हुआ नजर आएंगे आपको, धोनी साहब आएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 किनका? क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? देख लीजिए, एकदम हाईटेक खेल प्रशिक्षण का क्या किया है? उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आजकल जो है ना मित्रों, इंडिया में जो है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चुनाव आया है, हर दिन कुछ न कुछ उद्घाटन हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ उद्घाटन होते जा रहा है। बच्चों का करंट अफेयर बढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे लोग जितना भी हैं सभी लोग आपको करंट अफेयर को नोट करते जाइए। देखिए अभी आने वाले समय में बहुत सारा करंट अफेयर बढ़ने वाला है, याद रखेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में, देख लीजिए, तो किस शहर की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि पीएम मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन कर दिया गया है। किसके लिए? दिव्यांग जनों के लिए जो है खेल प्रशिक्षण, यानी कि पैरा एथलीट के, दिव्यांग जन कहे तो पैरा एथलीट के लिए, एथलीटों के लिए जो है एक उत्कृष्टता, खेल उत्कृष्टता, याद है, खेल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है, उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है मित्रों? ये किया है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है, याद रखेगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। और साथ साथ में इन जो है आपका इन जो उत्कृष्टता केंद्र है, इस उत्कृष्टता केंद्र का नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी उत्कृष्टता केंद्र, याद रखिए। खेल पर नाम इसका रखा गया है, नाम क्या है, नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र जो है इसका क्या रखा गया है, आपका नाम रखा गया है, याद रखेगा। कहां पर, ग्वालियर में, याद रखेगा मित्रों। कहां पर, तो कौन सा विभाग के द्वारा ये जो है आपका खोला गया है, तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा टोटल जो है 34 एकड़ में है। कितना है, 34 एकड़ में फैला हुआ है, 34 एकड़ में ये फैला हुआ है। इनसे फायदा क्या होगा, कहाँ हुआ मित्रों, ग्वालियर में। कहाँ हुआ, ग्वालियर में। बोलिए सर इसका फायदा क्या होगा, तो देखिए इनका बहुत सारा फायदा होने वाला है मित्रों। फायदा यानी कि प्रॉफिट, लाभ। इनका लाभ सबसे पहले ये होगा कि जो पैरा ओलंपिक जो खेल में जो कितना भी खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक जो है खिलाड़ी को क्या करना, कठोर और उत्कृष्ट प्रशिक्षण दे सके, इसके रूप में उभारना। और साथ साथ में आधुनिक वातावरण उपलब्ध कराना। क्या करना, आधुनिक वातावरण जो है, वातावरण उपलब्ध कराना। ये सभी सराहनीय जो है काम है भारत सरकार के द्वारा। इन चीजों को क्या किया गया है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे वो खोल दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को खोलने का मतलब क्या बनता है मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा जो है आपका योजनाओं के माध्यम से हो, या तो फिर आपका यूनिवर्सिटी गेम हो मित्रों, खेलो इंडिया खेलो है, ये सब चीजें के द्वारा जब से मोदी की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं जो है आपका स्पोर्ट्स में ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को भागीदारी मिल रहा है। साथ साथ में हमें रैंक भी देखने को, रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। किसमें, रैंक में भी जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ साथ में गोल्ड भी ज्यादा आ रहा है। अभी देख लीजिए हाल ही फिलहाल में एशियन गेम्स में क्या हुआ, अभी एशियन गेम्स हुआ मित्रों, तो एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल, कितना, 107 मेडल जीतने का काम किया, जो कि इतिहास में आज तक कभी नहीं हो पाया था। पिछले बार भी हमने जीतने का काम किया था, लेकिन इतना तो नहीं जीतने का काम किया, 100 से नीचे ही रहा था। लेकिन इस बार हमने देख लीजिए 107 मेडल, कहाँ 70 मेडल 2018 में, और आज जो है 107 मेडल। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो है आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, उन्हीं का ये कारण है जो कि आज जो है भारत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है एशियन गेम में। वही बात के 107 में कितना मेडल है सर, तो 28 गोल्ड है। क्या है, 28 गोल्ड है मित्रों, और 38 क्या है, 38 आपका जो है रजत है, आपको सबको पता है। उसके बाद आपका 41 क्या है, 41 जो है आपका ब्रॉन्ज है, 41 आपका ब्रॉन्ज है, यानी कि टोटल 107 पदक के साथ हम कौन सा स्थान रहे थे, चौथे स्थान, याद रखेगा, चौथे स्थान रहे थे। हमने इसके बारे में अलग से हम लेक्चर ले लिया है, हमने बताने का काम किया। हमारे तरफ से टोटल 655 कितना एथलीट गया था, 655 गया था, 41 खेल में भाग लिया। कितना, 41 खेल में भाग लेने का काम किया, ठीक है ना। तो ये चीजें जो था यहाँ पर देख रहे हैं आपके समक्ष, जो है ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आपको बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 लेखक जॉन फासे को उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जो अनकही को आवाज देते हैं। जॉन फासे किस देश से संबंधित है, जॉन फासे किस देश से संबंधित है। देखिए उनको अभी क्या दिया गया है, उनको एक अभी जो है इनकी जो है आपका अपने नाटक के लिए, अपने नाटक और गद्य के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वही बोल रहा है वो किस देश से संबंधित है, तो साहित्य के नोबेल में, याद रखेगा, साहित्य का नोबेल किसको दिया गया है। तो देखिए मित्रों, हम आपको एक सेपरेट वीडियो नोबेल पुरस्कार का लेके आ जाएंगे, आपको कल तक, वो आपको शाम तक हो सकता है प्रोवाइड हो जाएगा आपका। तो नोबेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो भी
ट्रिक के साथ, किसके साथ, ट्रिक के साथ आपके समक्ष लेके आने वाले हैं। तो वो चीजें हैं आपको वहां से क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये चीजें जो आया है यहां से भी हम क्लियर आपको कराने का काम करेंगे। सो साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो किनको मिला है, जॉन फांसे को। किनको मिला है, जॉन फांसे को मिल गया है, जॉन फांसे को मिला। किसके लिए मिला है, तो याद रखिएगा इनका गद के लिए दिया गया है। किनके लिए, इनके गद के लिए। गद में मतलब क्या दिया गया है, जो अनकही को आवाज देते हैं। किनको, जो अनकही को आवाज देते हैं उनके लिए इसे दिया गया है। यानी कि वैसे लोगों के लिए जो बोल नहीं सकता है, जो अपना जो है चीजें अपने अच्छे तरीके से रख नहीं सकता है, तो उनके बदले में उनका आवाज देने का ये काम किए हैं, उनका काम करने का काम किए हैं। तो इन्हीं के लिए साहित्य के क्षेत्र में, किनके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है आपका जॉन फांसे को, क्या, जॉन फांसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्या हुआ, मिलने का काम किया है साहित्य का। और ये जो है बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। कहां पर, नॉर्वे से। नॉर्वे का राजधानी की बात किया जाए तो नॉर्वे का राजधानी कहाँ है मित्रों, ओस्लो, याद रखेगा, ओस्लो। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। इसका आंसर नॉर्वे हो जाएगा, इसका आंसर याद रखेगा। तो कौन थे, जॉन फांसे। अब यहाँ पर देखिए मित्रों नोबेल पुरस्कार की बात आती है। किसका, नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1901 में। कब हुआ था, 1901 में हुआ था, याद रखेगा, ठीक है ना। बोले सर इसमें कितना पैसा दिया जाता है, तो याद रखेगा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी कि बात किया जाए आपका भारतीय रुपये में था 8 करोड़ रुपया। कितना, 8 करोड़ रुपया लगभग दिया जाता है। 8 करोड़ रुपया भारतीय रुपये में 8 करोड़ रुपया दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्र में, कितना क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार। ये आपका जॉन फांसे साहब है, जो कि इनको साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में आप जल्दी जल्दी छाप दीजिए कि सबसे युवा पुरस्कार नोबेल में लेने के लिए नोबेल लिया है सबसे युवा, सबसे कम उम्र का, सबसे कम उम्र में लेने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, जल्दी। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में, कितना, 17 वर्ष की अवस्था में लेने का काम किया है। जल्दी बता दीजिए उनका नाम क्या है, ठीक है ना। उसके बाद नोबेल पुरस्कार की बात की जाती है 6 क्षेत्र में। कौन कौन सा क्षेत्र है मित्रों, तो 6 क्षेत्र में देख लीजिए। पहला जो है आपका फिजिक्स, क्या है, फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, उसके बाद आपका यानी कि बायो ले लीजिए आप, चिकित्सा विज्ञान ले लीजिए, आपका बायो हो जाएगा मित्रों। शांति ले लीजिए, उसके बाद साहित्य ले लीजिए, क्या ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए। उसके बाद अर्थशास्त्र ले लीजिए, अर्थशास्त्र। अब भारत को अंतिम बार कब नोबेल पुरस्कार मिला, ये नोबेल पुरस्कार भारत को अंतिम समय में किसको मिला है, अभी जो है लास्ट में कब मिला, तो 2019 में मिला है। किसको मिला है ये छाप दीजिए। और साथ में भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, भारत में पहला नोबेल किसको मिला है, जल्दी छाप दीजिए, देख लीजिए। अर्थशास्त्र जो 1968 में देना स्टार्ट हुआ, 1968 से। शांति के नोबेल पुरस्कार मित्रों नॉर्वे से दिया जाता है। कहां से, नॉर्वे की 3 सदस्यीय कमेटी होता है, उसी के द्वारा ये दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं। सबसे कम उम्र के मलाला यूसुफजाई, कौन था, मलाला यूसुफजाई को याद रखेगा। इन्हीं के साथ में किसके लिए, किसके क्षेत्र में दिया गया था, याद रखेगा, इसको दिया गया शांति के क्षेत्र में। और ये मलाला यूसुफजाई जो थी कहां से रिलेटेड थी, ये कहां की, किस देश की रहने वाली थी, तो पाकिस्तान की, याद रखिए। पाकिस्तान का एक भाग है तालिबान, वहां से जो है इसको मिला था, याद रखिए। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही मिला है इसको नोबेल पुरस्कार। वही बात की जाए तो अभिजीत बनर्जी 2019 में किसको मिला है, अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत जो है बनर्जी को मिला है। वही भारत में पहला नोबेल हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में टैगोर, ठीक है ना, टैगोर को मिला है, ठीक है ना। तो ये जो है चीजें जो भी था आपके समक्ष लेके आने का काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्रों, एशियाई खेल 2023 में किस महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये देखिए किस महिला टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको पता है ना मित्रों, हमने किसमें गोल्ड मेडल के झंडे गाड़े हैं, हमने सेपरेट वीडियो हमने आपको बताने का काम किया है। तो हॉकी में था, आपका कबड्डी में था, उसके बाद आपका क्रिकेट में था, महिला क्रिकेट में था, उसके बाद मित्रों कबड्डी में था। ये सभी चीजों में हमने क्या किया, गोल्ड के खोपड़ी में छेद करने का काम किया।
सब जगह जो है गोल्ड ये सभी चीजें में लाने का काम किया है, याद रखेगा। तो यानी कि एशियाई खेल 2023 में किस महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए महिला कबड्डी यानी क्या है, महिला कबड्डी, महिला कबड्डी। तो महिला कबड्डी में जो है ये भारत के लिए एशियाई गेम में क्या चीज, भारत के लिए एशियाई गेम में, एशियाई गेम में जो है, एशियाई गेम में जो है कबड्डी में, किसमें, महिला टीम के कबड्डी में जो है इसे गोल्ड मेडल मिला। क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला। और ये भारत का जो है कम्मा था तो स्वर्ण मेडल था। कौन सा? स्वर्ण मेडल था, स्वर्ण मेडल था। किसमें था? तो एशियाई खेल में। किसमें? एशियाई खेल, एशियाई खेल में, याद रखेगा। कहाँ हुआ? तो हांगजाओ में। कहाँ हुआ? हांगजाओ में हुआ है। हांगजाओ कहाँ पड़ता है? चीन में। अरे भैया चाहे कुछ भी बोल दो, कभी फंस जाए ना खाना खाने वक्त, जब फंस जाता है ना, चाहे चावल है या तो रोटी फंस जाए ना, तो जो आवाज निकलता है ना फंस जाने के बाद, वही चाइनीज लैंग्वेज है। कौन सा? वही चाइनीज लैंग्वेज है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा चाइनीज लैंग्वेज बोलिए सर कैसे बोला जाता है? तो गले में जो रोटी या चावल फंस जाने के बाद जिस तरीके से आवाज निकलती है ना, वही चाइनीज लैंग्वेज है। तो हांगजाओ में चाइना, क्या हो जाएगा? चाइना है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत ने गोल्ड मेडल। वही बात कीजिए सर किसमें किसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला था? तो याद रखिएगा कबड्डी में। किसमें मिला था? कबड्डी में भी मिला। ये पुरुष में भी, किसमें मिला? पुरुष में भी मिला है और महिला में भी मिला है। बोलेगा सर किसको किसको हरा करके, किसको पछाड़ के? सर ईरान को पछाड़ के। किसको? ईरान को। ये भी लिख लीजिए 33-29 से। कितना? 33-29 से हमने जीतने का काम किया है। क्रिकेट में भी, किसमें? क्रिकेट में भी, क्रिकेट में भी हमने गोल्ड मेडल। क्रिकेट तो ये चाहे आपका पुरुष हो, ये चाहे आपका पुरुष हो या महिला हो, दोनों में आपका गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। क्रिकेट हो गया आपका। हॉकी ले लीजिए। किसमें ले लीजिए? हॉकी में भी हमने क्या किया है? गोल्ड मेडल। हॉकी में भी हमने गोल्ड मेडल। उसके बाद जेवलिन थ्रो, दोनों में याद रखेगा अन्नू रानी और नीरज चोपड़ा। यार जेवलिन थ्रो भाला फेंक में, इसमें भाला फेंक में भी, भाला फेंक में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा और अनु रानी, क्या नाम है? अनु रानी। अनु रानी जो है ये क्या किया है? गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? भारत इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये देख रहे हैं ना आपको गोल्ड मेडल, ये भारतीय है और ये जो है आपका विदेशी से क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लड़ाई पछाड़ रही है, हमारा शेरनी है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस की बात है, लेकिन बहुमूल्य चीजें हैं, है ना मित्रों, जिनके बिना जो है लोग जो है, ये आधारभूत संरचना है, एक मतलब कह सकते हैं कि आधारभूत चीजें हैं सर, जो कि इसको बिना कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो कपास दिवस जो है, विश्व कपास दिवस, याद रखेगा, विश्व कपास दिवस मनाया गया। विश्व कपास दिवस, तो विश्व कपास दिवस की महत्व को कब ने हमने पहचाना है? कपास दिवस की कल्पना किसने किया था मित्रों? तो याद रखिए कि पहल, यानी क्या हो जाएगा? पहल। तो पहल की बात किया जाए तो विश्व जो है संयुक्त, देखिए क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा इसका क्या किया गया? विकास संगठन के द्वारा इसका जो है पहल पर 2019 में, कब किया गया? 2019 में पहल किया गया। पहल पर इसे विश्व में 7 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? विश्व कपास दिवस। क्या? विश्व कपास दिवस के रूप में, विश्व कपास दिवस के रूप में। अब यहाँ पर याद आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास के जो ये जो है सर, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वियना, क्या है? वियना है। इसका अगर यदि बात की जाए क्या चीज, इसका महानिदेशक की, क्या महानिदेशक की बात की जाए कौन है सर? तो गार्ड मुलर। क्या नाम है? गार्ड मुलर इसका जो है हेड है, याद रखेगा, गार्ड मुलर इसका हेड है। इसका हेडक्वार्टर क्या है आपका ये आपका वियना है, याद रखेगा। अब चीजें, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 अक्टूबर हो जाएगा। अब विश्व कपास दिवस मनाने की जरूरत है, इसका उद्देश्य क्या है सर? तो उद्देश्य ये है मित्रों, इसका उद्देश्य है आपका कि जो मूल्यवान फसल है, यानी कि एक तरीके का क्या है? मूल्यवान जो है फसल है, ये मूल्यवान फसल है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्या जी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और
जागरूकता को फैलाना, जागरूकता को बढ़ाना, जागरूकता को फैलाना इसका क्या है, इसका मेन मकसद है, याद रखिएगा मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आपका, ये आपका कॉटन डे, वर्ल्ड कॉटन डे है आपके समक्ष, आपको ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने वन्यजीव सप्ताह का जश्न शुरू किया है। वन्यजीव सप्ताह का जो है क्या किया है, जश्न शुरू किया है, यानी कि राष्ट्रीय जो है प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के द्वारा शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है आपका, तो वन्यजीव सप्ताह, वन्यजीव सप्ताह जो है शुरू किया गया है। कब से कब तक, तो 2/10/2023 से लेकर के 8/10/2023 तक, 8/10/2023 तक ये शुरू किया गया है, याद रखेगा। 2/10/2023 से लेकर के 8/10/2000, इसका मतलब इसका आयोजित कराने का उद्देश्य क्या है मित्रों, इसका तो एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि मतलब भारतीय जो है, यानी कि भारत देश के, हमारे भारतीय देशों में, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीवों का क्या करना, जीवों का और वनस्पतियों का, जीवों और वनस्पतियों का रक्षा तथा संरक्षण करना, रक्षा तथा संरक्षण करना इनका क्या है, मेन उद्देश्य। रक्षा करना और संरक्षण करना इनका मेन उद्देश्य है। और ये टोटल जो है अभी 69वीं, कौन सा है, 69वीं जो है ये आपका वन्यजीव सप्ताह दिवस जो है क्या हुआ, इसको मनाया गया है, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 69वीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जनरली आपका राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की बात कर रहा है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की जरूरत क्यों पड़ा, उद्यान तभी न आया ताकि जीव जंतुओं को क्या कर सके, जीव जंतुओं को जो है सुरक्षा कर सके, प्रोटेक्टिव कर सके। तो यहाँ पर एक बात आती है सर, वन्यजीव एक्ट आया था सर, वन्यजीव जो अधिनियम आया था। तो कब आया था वन्यजीव अधिनियम, जल्दी छाप दीजिए। तो वन्यजीव अधिनियम आया था 1972 में। कब आया था, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर पूछ देगा, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया सर, तो 1973 में। कब आया था, 1973 में, यानी कि ये चीजें आया था। तो ये वन्यजीव को कहीं ना कहीं संरक्षण करने के लिए ये सभी जो है जागरूकता फैलाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कौन सा था आपका, 69वां था। कौन सा था, 69वां था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये है आपका वाइल्ड लाइफ वीक, अक्टूबर 2 to 8 है, 2 to 8 है, याद रखिएगा। अब 8 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। विश्व प्रकृति संगठन WNO, ये देखिए WNO की बात कर रहा है, को स्थापित विश्व प्रकृति दिवस हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल करता है, इसमें कोई दुराई नहीं है, जो कि नेचर को क्या करता है, सुरक्षा और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो देखिए समझते हैं, वर्ल्ड नेचर क्या है आपका, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड नेचर जो है ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इनकी स्थापना 2010 में हो गई थी, लेकिन वास्तविक स्थापना किया जाए, वास्तविक जो है पहल जो है, वास्तविक स्थापना की बात किया जाए, वास्तविक स्थापना की बात किया जाए तो इसको 2014 में, कब हुआ, 2014 में हुआ था, याद रखेगा। इनका काम क्या है मित्रों, इनका देख लीजिए ना, आपके समक्ष है। आपको वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि प्रकृति और पर्यावरण के बीच में आने वाले, यानी कि क्या, आने वाले चुनौतियों को निपटाना, याद रखेगा। यानी कि प्रकृति को बचाव करना, कह सकते हैं प्रकृति का बचाव करना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना। क्या करना, निपटना जो है, निपटने के क्या क्या बचाव हो सकता है, इनका क्या है, इनका काम है, इनका मेन। इसमें और साथ में इसमें ये जो है आपका विश्व का सबसे बड़ी स्वतंत्र जो है, विश्व का सबसे बड़ी जो है स्वतंत्र संगठन भी है, स्वतंत्र संगठन है। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 3 अक्टूबर को ये क्या करता है ना, 3 अक्टूबर याद रखेगा, दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट, जागरूकता दिवस के रूप में 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, ये देखिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद देखिए ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। आपका सोनिया सिंह, अनीता तिवारी, रवीना शर्मा, सौगत गुप्ता। किनको दिया गया, सौगत गुप्ता को। अभी हाल ही में, याद रखेगा, भारतीय विज्ञापन मानक के द्वारा, भारतीय जो है विज्ञापन मानक के द्वारा जो है,
मानक के द्वारा जो है इसको जो है नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जिनका नाम है सौगत गुप्ता। क्या नाम है? सौगत गुप्ता। सौगत गुप्ता इनका नाम है। इनका काम क्या है? तो इनका काम है, उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को क्या करना? उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करना। क्या करना? हितों की रक्षा करना। इनका स्थापना जो हो गया था मित्रों 1985 में इसका स्थापना हो गया। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए, आपका मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सौगत गुप्ता इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। देखिए आपका सौगत गुप्ता जी है, ठीक है ना। ASCI द एडवर्टाइजर स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस के विषय की क्या है? ये सब मनाना बहुत जरूरी है। पर्यावास है, पर्यावरण है, वन्य जीव है। अगर नेचर रहेगा तो ना हम रहेंगे, अगर नेचर नहीं रहेगा तो हम लोग भी कहाँ से एडोप्टेशन हमारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों को बचाने के लिए ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का विषय जो इस बार जो मनाया गया है उसका नाम है लचीली शहर अर्थव्यवस्था, विकास और पुनर्स्थापना के चालक के रूप में शहर। यानी कि आपको पता है कोरोना काल में जो है बहुत सारा लोग का जो है घर क्या हुआ? बेघर हो गया था। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने पर क्या हो गए? मजबूर हो गए। चाहे कोरोना काल हो मित्रों, चाहे कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई हो या कोई आंतरिक आपदा आ गई हो, तो उनकी वजह से लोगों को पर्यावास होना पड़ रहा है। देखिए एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है उसको पलायन। मित्रों इसका उद्देश्य है शहरों एवं कस्बों की स्थिति को पता लगाना और मानव अधिकार की आवश्यकताओं को पूर्ति सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। सर्वप्रथम इसका स्थापना 1985 में हो गया था। स्थापना 1985 में हो गया था। कहाँ पर हुआ? नैरोबी में। कहाँ हुआ? नैरोबी में हुआ था, केन्या की राजधानी नैरोबी। 1986 में पहली बार मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो 1986 का था आश्रय मेरा अधिकार। आश्रय मेरा अधिकार इनका क्या था मित्रों? थीम था। आश्रय इसका अधिकार जो है इसका थीम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्स्थापना के चालक के रूप में शहर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन था जो कि आपके समक्ष लेकर के हाजिर और पूरी तरीके से डिस्कशन कराने का काम किया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।